अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा काजी फायज़ ईसा साहब की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती को। ये एक क्योंकि पाकिस्तान में अहम तरीन ओहदा है। जो सबसे बड़ा जज होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। तो काजी फायज़ ईसा साहब का तल्लक जो है वो बलूचिस्तान से है, और इनके वालिद मोहतरम जनाब काजी ईसा साहब जो हैं वो कायद आज़म के करीबी साथियों में से थे, और पाकिस्तान की तहरीक में उनका बड़ा ज़बरदस्त किरदार था। और वो बलूचिस्तान से सूबे से पहले बार एट लॉ यानी बैरिस्टर थे, और उनका बड़ा एक नाम था हर हवाले से, और बड़े एक्टिविस्ट थे। और काजी साहब की जो वालदा मोहतरम है वो भी, उन्होंने ख़वातीन की एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन और तमाम चीज़ों के लिए अपना एक किरदार अदा किया। इसी तरह से वो जज पॉइंट हो गए हाई कोर्ट के पहले जस्टिस, और उसके बाद तरक्की करते करते आज वो दिन आया है कि उन्हें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट कर दिया गया है सदर मोहतरम की तरफ से। अब देखना ये है कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये इफ़ेक्टिव होगी 17 सितंबर से, क्योंकि 16 सितंबर तक ऑनरेबल जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उमर ता बंदयाल साहब, उनकी मुद्दत मुलाजमत अभी बाकी है। और जब वो ख़त्म होगी तो उसके बाद 17 तारीख से जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो चार्ज लेंगे अपने ओहदे का। आपने देखा माजी में कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात के हवाले से भी मामलात चलते रहे, लेकिन अल्टीमेट चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो गई और तमाम चीज़ें मामूल के मुताबिक चलने लगी हैं। अब देखना ये है कि ये वो अहम तैनातियों में से एक तैनाती थी जो हुकूमत चाह रही थी कि जल्द से जल्द हो जाए, तो जिसके लिए बहुत हुकूमत के लिए बहुत अवेटेड थी, वो उसका उन्होंने नोटिफिकेशन करवा लिया है। दूसरी तरफ इससे ये भी इशारा निकलता है कि सदर साहब से इतनी जल्दी ये नोटिफिकेशन करवाने की ज़रूरत क्या महसूस हुई, इसके पीछे असल में क्या बात है। तो एक कहीं ना कहीं ये ज़हन में बात आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सदर मोहतरम जो हैं उनसे जो काम लेने हैं वो जल्द लेके तो उनकी भी फरागत का कोई सोचा जा रहा है, या उसके बारे में भी कोई गौर हो रहा है कि इनको भी ओहदे से फारग किया जाए, तो पहले ही नोटिफाई करवा लिया गया है। दूसरी तरफ मैं आपसे बात आज दूसरे मौजू पे जो करना चाह रहा हूँ वो है जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस रहे जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब, जो कि माशाल्लाह बड़े क्रेडिबल जज रहे हमेशा, और उनके फ़ैसले भी वो उनको सुनहरी हरूफ में लिखा गया। ख़ास तौर पर उर्दू के अंदर जजमेंट्स देने का काम जो है उन्होंने शुरू किया, और हुक्म भी दिया सुप्रीम कोर्ट का कि तमाम जो मामलात हैं हमारी कौमी ज़बान के अंदर ही होने चाहिए, तमाम फ़ैसले भी उसी के अंदर ही लिखे जाने चाहिए, और आइन की रूह से इसके ऊपर जो अमल दरामद बड़ी बड़ी देर से ड्यू है वो अमल दरामद होना चाहिए। तो उन्होंने वो, क्योंकि डेफिनेट रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब वो मैदान में आए हैं। उन्होंने पटिशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़, जो कि सिविलियन का ट्रायल है। ख़ास तौर पर जो नुक्ते उठाए हैं उन्होंने वो ये है कि सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालत में नहीं हो सकता। फ़ौजी अदालत में फ़ौजियों का ट्रायल, या ऐसे सिविलियन जो फ़ौजी अदारों के अंदर काम करते हैं उनसे वाबस्ता हैं, उसके ऊपर उन्होंने सवाल नहीं उठाया, बल्कि सिविलियन जो लोग हैं उनके अगर ट्रायल होता है फ़ौजी अदालतों के अंदर तो उसको चैलेंज किया। आपके इल्म में होगा कि ये पहले भी पटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। एतजाज़ एहसन साहब ने दूसरी पटिशन की हुई है जिसमें उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब को वकील किया हुआ है। तो इस तरह से ये एक और पटिशन आ गई। अब ख़ास तौर पे जब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, जो कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, उनका पटिशन करना बहुत मीनिंगफुल है और मानी रखता है। लोग तमाम जो लोग हैं इस बात को काफ़ी अहमियत दे रहे हैं कि जवाद एस ख्वाजा साहब, क्योंकि उनका किसी ख़ुद भी उन्होंने अपनी पटिशन में भी लिखा कि मेरा किसी सियासी जमात से वास्ता नहीं है और ना ही कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन है, मैं सिर्फ इस कानूनी नुक्ते की वजह से अदालत के अंदर आया हूं और आकर के इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं, जिसके अंदर ये है कि सिविलियन का जो ट्रायल है, जो आर्मी एक्ट 1952 उसके सेक्शन 2 की दफ़ात को उन्होंने चैलेंज किया है, जिसके अंदर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है फ़ौजी अदालतों के अंदर। अब दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स जो हैं, जो कि काम कर रही हैं, जिस जो दफ़ात 9 मई के हवाले से भी लगी, वो भी आम रूटीन की अदालतें नहीं हैं बल्कि स्पेशल कोर्ट्स हैं।
स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं स्पीडी जस्टिस के लिए, और उनका भी रवैया जो है डेफिनेट ये स्पेशल लॉ के तहत चलती हैं, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, वो भी सख्त है। वो कोई रूटीन की जिस तरह से क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो उससे सख्त रवैया, और वो स्पीडी ट्रायल और समरी ट्रायल। अब आर्मी कोर्ट के बारे में कंसेप्ट उससे भी सख्त लोगों के जहन के अंदर पाया जाता है। हालांकि जो दहशत गर्दी की अदालत, लफ्ज़ से ही आपको अंदाज़ा होता होगा कि जो दहशत गर्दी को अदालत डील करती है वो आम अदालत नहीं है, वो भी स्पेशल ही अदालत बनाई गई थी ख़ास तौर पर दहशत गर्दों से निपटने के लिए, ऐसी कार्रवाइयों से निपटने के लिए जो कि किसी न किसी तरह से दहशत गर्दी से उनका तल्लुक़ हो। तो लिहाजा ये जो पटिशन है, ये अब इसने उस पटिशन जो कि एतजाज़ एहसन साहब ने की हुई है उसमें मज़ीद वसन डाल दिया, और कहीं ना कहीं इस चीज़ की समझ आना शुरू हो गई है कि जो वकला का ये पॉइंट, जिसके ऊपर वकला भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं, और उन्होंने एक स्टांस लिया हुआ है कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों के अंदर नई केस नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा ये जो दरख्वास्त दायर की गई जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की तरफ से, इस पे भी कोई एतराज़ात नहीं उठे हैं और इन्हें भी समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। लिहाजा ये अब आने वाला वक्त, क्योंकि अदालत ने ही अल्टीमेट फ़ैसला करना है, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि सिविलियंस का, और इसमें उन्होंने प्रेयर में ये भी लिखा है कि जिन लोगों के वहाँ आर्मी कोर्ट ने मांग लिया है या जो लोग जिनका ट्रायल के लिए तलब किया गया है, उनकी बिलिस्टें सुप्रीम कोर्ट में मंगवाई जाएं ताकि सबके साथ एक जैसा सलूक हो सके। तो लिहाजा चांसेस इस बात के बन गए हैं कि जो सिविलियन हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि उनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों के बजाय जो टेररिज्म की कोर्ट्स हैं या रूटीन की कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उनके अंदर ही होने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं आखिर के अंदर इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से। आपने देखा कि एक दफ़ा पहले भी गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, और जिस अंदाज से गिरफ़्तार किया गया था उस नुक्ते के ऊपर उनको फिर रिहाई मिल गई, और वो पेश भी हो रहे हैं तमाम अदालतों के अंदर, मुख्तलिफ जहाँ जहाँ जितने भी मुकदमात उनके नोटिस में आ रहे हैं सब में पेश भी हो रहे हैं, ज़मानतें भी ले रहे हैं। लेकिन अभी जो है एक उनका वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुआ है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो कि एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जारी किया है उनकी गिरफ़्तारी के मतलूब होने पर। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत ने पुख्ता इरादा कर लिया है इस बात का कि वो गिरफ़्तार करेंगे। अब उसकी टाइमिंग के ऊपर ही शायद कोई आगे पीछे हो सकता है कि वो ईद से पहले गिरफ़्तार करते हैं, ईद के बाद गिरफ़्तार करते हैं, या 2 दिन में करते हैं, या 4 दिनों में करते हैं। तो गिरफ़्तारी जो है वो एक दफ़ा फिर इस बात का अंदिया दे दिया गया है कि हर सूरत होगी। तो लिहाजा ये जो इसके बारे में अब गिरफ़्तार होती है, अगर हुकूमत इसके ऊपर रहती है इसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि गिरफ़्तारी के बारे में एक हमेशा से जो कानूनी हलके हैं उनके अंदर हमेशा ये तासर होता है कि ट्रायल चलने देना चाहिए, और जब कोई गिल्टी अगर अदालत किसी को करार दे दे, शवाहद सामने आ जाएं, शहादतें हो जाएं, तो फिर उस शख्स को गिरफ़्तार करना चाहिए। अगर ऐसा मटीरियल पास ना हो या मौजूद ना हो तो उस वक्त तक गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ी अहम इसके ऊपर जजमेंट आसिफ सईद खोसा साहब ने बहुत साल पहले दी थी, जिसके अंदर ये तमाम रूल्स डिटरमन किए थे कि गिरफ़्तारी फ़ौजदारी केसेस के अंदर किन हालात में करनी चाहिए। तो अब नीड ऑफ द टाइम के तौर पे जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो यही है कि यहाँ जो सूरत पैदा हो गई है, हमने देखा है कि मासी में भी सियासतदान गिरफ़्तार हुए और बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन पाकिस्तान को उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि हमने देखा कि बख्तरबंद गाड़ियों में इनको लाया जाता है और इनकी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा वसाइल ख़र्च किए जाते हैं, ट्रायल के ऊपर बहुत ज़्यादा वसाइल ख़र्च किए जाते हैं। तो वो सारा कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में कुछ भी जमा नहीं हो सका, और कोई एक मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी अमाउंट जो है वो पाकिस्तान के ख़जाने में आई हो रीज़नेबल, इन ख़ास तौर पर बड़े बड़े नामों से सियासतदानों से कुछ भी उन्होंने कभी बरामद नहीं करवाया या नहीं हो सका। तो लिहाजा अब भी अगर यही करते हैं
تو اب بھی پاکستان کو کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ گرفتاری سے ایسا کوئی فائدہ ہوگا۔ البتہ دوسری طرف جو تھیری ہے، آپ نے دیکھا پاکستانی سیاست کے اندر، اس کے اندر مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے مائنس کیا جاتا رہا ہے، عدالتی طریقے سے بھی کیا جاتا رہا، جس میں آپ نے دیکھا یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ بھی عدالتی طریقے سے مائنس ہوئے، نواز شریف بھی عدالتی طریقے سے مائنس ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو بھی عدالت کے ذریعے مائنس ہوئے۔ تو ابھی بھی چانسز ہو سکتے ہیں اس چیز کے کہ اسی طرف یہ پیش قدمی ہو۔ باقی یہ ہے کہ جو باقی چیزیں ہیں پھر ود دی پیسج آف ٹائم ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ۔